अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मेल सिस्टम की, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आने वाले हैं। अच्छा जी बच्चों, तो मैंने कहा था कि मेल के पास एक ही ऑर्गन है यानी कि टेस्टिस। फिर हमने बात की थी कि इसके अंदर 250 से लेकर 300 खाने यानी कि लॉब्यूल्स मौजूद हैं। फिर मैंने कहा था इन लॉब्यूल्स के अंदर, इन खानों के अंदर एक से लेकर चार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके पास दो तरह के सेल हैं, लेडिक सेल है और साथ ही साथ सर्टोली सेल है। याद रखिएगा, जो प्रोडक्शन हो रही है स्पर्म की, जो स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन हो रही है या फिर स्पर्मेटोगोनिया की प्रोडक्शन हो रही है, वो हो रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल से। और इस वॉल के अंदर याद रखिएगा, इस वॉल के अंदर एपिथीलियम पाई जा रही है। एक एपिथीलियम पाई जा रही है जहां से स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है। ये सवाल पीएमसी में आ चुका है कि जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा है या फिर स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है, ये कहाँ से बन रहा है। और आपके पास ऑप्शन होते हैं टेस्टिस, आपके पास ऑप्शन होते हैं एपिथेलियम वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आपके पास ऑप्शन होता है सर्टोली सेल, और साथ ही साथ होता है लेडिक सेल। तो आपने लगा कर आना है एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि मैंने कहा था, अगर आपको याद हो तो यहाँ से वॉल से क्या आ रहा था, स्पर्मेटोजो आ रहा था। और जो कि मैच्योर कहाँ हो रहा था, सर्टोरी सेल के अंदर मैच्योर हो रहा था। ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ, आप सबको ये सारी बातें याद होंगी। ऐसा ही है बच्चों? बच्चों ऐसा ही है? काइंडली यस और नो में जवाब दें। अच्छा, अब इसी तरह मैंने कहा था कि एक ओवरी से एक एग बन रहा होता है, एक ओवरी से एक एग बन रहा होता है, जो आगे जाके कहाँ जा रहा होता है, ओविडक्ट में जा रहा होता है। और ओविडक्ट में उसकी क्या हो रही होती है, फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। फिर मैंने कहा था कि ये 4 से 7 दिन के बाद एम्ब्रियो में तब्दील होगा, और एम्ब्रियो में तब्दील होने के बाद ये कहाँ आ जाएगा, ये यूटेरस की वॉल में यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। अब मैं अपनी बातों को दो तरफ घुमा रहा हूँ, यानी कि मैं बार बार बच्चों बात कर रहा हूँ किस चीज की, मैं बात कर रहा हूँ स्पर्म की, मैं बात कर रहा हूँ एग की। तो याद रखिएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि स्पर्म बन रहा हो या फिर एग बन रहा हो, तो इनकी प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। बच्चों क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। अगर कोई पूछ ले कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, तो उसे बता देना प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। और अगर कोई पूछे अगर कोई पूछे बेटा, फर्टिलाइजेशन इनकी फ्यूजन है, स्पर्म का एग के साथ मिल जाना, ये होती है फर्टिलाइजेशन। अभी मैं कह रहा हूँ कि स्पर्म का बनना और एग का बनना, इन दोनों का बनना और इन दोनों का साथ डिफ्यूज होना, दो अलग अलग बातें हैं। साथ फ्यूज होने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, लेकिन दोनों को बनने को मैं कह रहा हूँ क्या, गैमेटोजेनेसिस। एग का अलग बनना, स्पर्म का अलग बनना, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। अब यही प्रोसेस जिसमें प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हो रही है तो वो गैमेटोजेनेसिस, लेकिन मेल के लिहाज से हम उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के लिहाज से हम उसे कहते हैं क्या, oogenesis। कि यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दें बच्चों। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे फौरन रोक लीजिएगा। अगर कुछ भी समझ ना आए, मुझे फौरन रोक लीजिएगा। दोबारा सुने, दोबारा सुने। दोबारा सुने। ये देखिएगा, हाफिज असद बेटा इस पे मत लिखो। हाफिज असद बेटा स्क्रीन पे ना लिखो, मैं रिमूव कर दूंगा। मेरे पास नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है, बच्चे का नाम भी आ जाता है। अच्छा, तो देखो, ये मैंने एक एग ड्रॉ कर दिया, सही है। और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्पर्म। गौर से सुनना, गौर से सुनना। क्या मेरी आवाज आ रही है?
क्या मेरी आवाज आ रही है? अरे यार, एक मिनट रुको। सिंपल जूम से कर लेते हैं, ये बेहतर रहेगा। बच्चों क्या स्क्रीन शो हो रही है? असल में वन नोट पे मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा था, इस चीज को मैंने हटा के मैंने सिंपल जूम का व्हाइट बोर्ड खोल लिया है। अच्छा जी, अब सुनना। मैंने आपके सामने एक एग ड्रॉ कर दिया। सही है, ये एक एग है। और यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्पर्म। अब सुनो, अब गौर से सुनना। स्पर्म का एग में शामिल हो जाना, हम सब जानते हैं ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। सही है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी मैं इनकी फ्यूजन की बात नहीं कर रहा। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि मैं इनकी फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इनकी फ्यूजन की बात हरगिज नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों का सेपरेट बनने को। मैं बात कर रहा हूँ एग के बनने को, मैं बात कर रहा हूँ स्पर्म के बनने को। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों एग के बनने को, और मैं बात कर रहा हूँ स्पर्म के बनने को। तो देखो, एग के जो बनना है, एग ऐसा प्रोसेस कि जिसमें एक एग बन रहा है, उस प्रोसेस को मैं कहता हूँ oogenesis। ये एक प्रोसेस है जिसमें एग बन रहा है, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ एग इज कॉल्ड oogenesis। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सिंपल एक प्रोसेस है। ये सिंपल एक प्रोसेस है, इसका मैं तुम्हें नाम बता दिया कि एग के बनने को ये कहते हैं, स्पर्म के बनने को ये कहते हैं। लेकिन तुम जानते होगे कि स्पर्म क्या है? ये मेल गैमेट है, ऐसा ही है ना? स्पर्म मेल गैमेट है, जबकि एग फीमेल गैमेट है, ऐसा ही है ना? स्पर्म मेल गैमेट है और एग फीमेल गैमेट है। तो याद रखना, किसी भी तरह के गैमेट का बनना, किसी भी तरह के गैमेट का बनना, इनको हम कहते हैं क्या? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? शमसा बेटा, आप रिज्वाइन कर लें। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? क्या बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? बाकियों को आ रही है। शमसा बेटा, आप रिज्वाइन कर लें। आप रिज्वाइन कर लें। तो बच्चों, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ कि एग के बनने को मैं कह रहा हूँ oogenesis, स्पर्म के बनने को मैं कह रहा हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मैं सिंपली बात करूंगा। अब मैं सिंपली बात करूंगा किसकी? स्पर्मेटो। तो क्या लिखा है ये? लेट मिमोना इन द क्लास। बताइए, मिमोना कौन है? अगर कोई बच्चा वेटिंग पर है तो बिल्कुल, मैंने वेटिंग वाले बच्चों को क्लास में एंटर कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बात करने लगा हूँ गैमेटोजेनेसिस की, यानी कि पहले मैं बात करूंगा किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की, क्योंकि पहले हमने मेल का सिस्टम पढ़ा था। तो इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए दो बच्चे और उस पर आ गए। एक मिनट, मैं एंटर कर दूँ। बेटा, जो नए आने वाले बच्चे हैं वक्त पे आए करें, क्योंकि इस तरह पे क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी। मैं बच्चों को पे एंटर करता रहूंगा तो अपनी बात समझा नहीं पाऊंगा। तो अगली बार ट्राई करें कि वक्त पर आने की कोशिश करें। वक्त की पाबंदी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अच्छा जी, और कोई बच्चा तो नहीं है वेटिंग रूम में? तीन बच्चे और वेटिंग रूम पे आ गए। चलो छोड़ो। अच्छा सुनो अपनी बात। मैं बात करने लगा हूँ किसकी? स्पर्म जेनेसिस की। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म बन रहा है। कई बात सबको समझ आ गई कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म बन रहा है। अब सुनो हो क्या रहा है। सबसे पहले जो चीज है, जो जर्म सेल इंसान के अंदर पाए जा रहे हैं, यानी कि जो एपिथीलियम से बन रहे हैं, किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एपिथीलियम से बनने वाली जो चीज है, उसे मैं पता है क्या कहता हूँ? उसे मैं कहता हूँ, बच्चों गौर से देखना, उसे मैं कहता हूँ स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, जो बोलना चाहो बोल लेना। सबसे पहले ये क्या है? सबसे पहले ये है स्पर्मेटोगोनियम। और ये डिप्लॉयड है। ये क्या है? ये 2n, यानी कि ये डिप्लॉयड है। अब आगे सुनो क्या होगा। आगे सुनो। जी शमशा बहरम, आपने क्वेश्चन मार्क डाले हैं, बताइए।
अच्छा अब आगे सुनो। सबसे पहले मैंने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम यानी कि उसकी वॉल से जो सेल बना है उसे मैंने कह दिया क्या, स्पर्मेटोगोनियम। अब सुनो क्या होगा, अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगी, या इसके अंदर ग्रोथ होगी, या कह लो इसके अंदर माइटोसिस होगी। तुम कह रहे हो इसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी। और माइटोसिस की खासियत क्या है, माइटोसिस की खासियत सबको मालूम होगी कि अगर कोई सेल डिप्लॉयड होता है तो माइटोसिस के बाद भी वो डिप्लॉयड ही रहता है। क्या सब बच्चों को ये बात मालूम है कि अगर कोई सेल डिप्लॉयड होता है तो माइटोसिस के बाद भी वो डिप्लॉयड ही रहता है। लेकिन 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 मियोसिस में ये नहीं होता। मियोसिस में क्या होता है कि अगर कोई सेल डिप्लॉयड है, अगर कोई सेल डिप्लॉयड है तो मियोसिस के बाद वो दो हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसको इसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ऐसा ही है ना बच्चों। बेटा मैं कह रहा हूँ कि स्पर्मेटोगोनिया, मैं स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल्स के अंदर से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम है, जो उसकी वॉल है, जहां से जो पहला सेल बन रहा है, उस पहले सेल को मैं कह रहा हूँ स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। अब इस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी और ये बदल जाएगा किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन जाएगा किसमें यार, एक बच्चा और आ गया, उसको भी एडमिट करना पड़ेगा। बेटा आप लोग लेट मत आया करें, आधे घंटा क्लास को हो गया, अब तक बच्चे आ रहे हैं। अच्छा खैर, स्पर्मेटोगोनिया था, उसके बाद ही क्या बन गया बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब सुनना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि माइटोसिस कहाँ पर देखी जा रही है स्पर्मेटोजेनेसिस के जेनेसिस के अंदर, तो तुम बता देना, तुम बता देना स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोसिस हो रही है और वो कन्वर्ट हो रहा है किससे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। या अगर तुमसे पूछे बेटा दुर्ना स्क्रीन पे नहीं लिखो, मैं क्लास से निकाल दूंगा, फिर इसको इरेज करो वरना मैं क्लास से निकाल दूंगा। अच्छा आप सुनो, दूसरी बात सुनो। अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस से बन रहा है या माइटोसिस से बन रहा है, तुम क्या बोलोगे। अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस से बन रहा है या माइटोसिस से बन रहा है, तुम लोग क्या बोलोगे। बिल्कुल माइटोसिस से बन रहा है। एक बच्चा क्लास में और आ गया, उसे एडमिट कर दिया मैंने। बिल्कुल माइटोसिस से ही बन रहा है। अब सुनो आगे क्या होगा। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है ना, जो कि डिप्लॉयड ही है, अभी ये डिप्लॉयड ही, क्योंकि मैंने कहा था ये माइटोसिस है और माइटोसिस के अंदर डिप्लॉयड डिप्लॉयड ही रहता है। अब सुनो, अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा किसमें, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें होगा, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और याद रखना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा हैप्लॉइड होगा। तो क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है, क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉइड था अभी हैप्लॉइड बन गया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मियोसिस हुई है, यहाँ पर मियोसिस वन हुई है। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ। देखो मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनो। मैंने कहा सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियम के अंदर से एक स्पर्मेटोगोनियम बन गया। और ये है क्या, सबसे पहले मैंने दिखाया तुम्हें क्या, स्पर्मेटोगोनियम। ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, ये क्या है, ये स्पर्मेटोगोनियम है। अब क्या हुआ आगे सुनो। अब इस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर वहीं पर ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या हो गई, माइटोसिस हो गई। और ये बदल गया किसके अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। और मैंने कहा कि माइटोसिस की खासियत ही यही है कि जो चीज डिप्लॉयड होती है वो आगे भी डिप्लॉयड ही रहती है। फिर मैंने कहा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस वन हो गई और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। क्या यहां तक बात समझ आई, क्या यहां तक बात समझ आई बच्चों। तमाम बच्चे यस या फिर नो में जवाब दें कि यहाँ तक बात समझ आई। चलो अब आगे सुनो। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी मियोसिस टू, क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस दो फेज के अंदर
डिवाइड होता है, यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ऐसा ही है ना। अब मियोसिस 1 कहाँ हो, अगर कोई पूछे कि मियोसिस 1 कहाँ हो रही है, तो बता देना मियोसिस 1 हो रही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। और अगर कोई पूछे कि मियोसिस 1 से क्या बन रहा है, तो बता देना मियोसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। अब सुनो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हो गई क्या, मियोसिस 2। सही है। और ये क्या बन गए, ये बन गए स्पर्मेटिड्स। क्या बन गए बच्चों, स्पर्मेटिड्स। और ये अभी भी क्या है, हैप्लॉइड है। सही है, अभी भी क्या है, हैप्लॉइड है। अब इन स्पर्मेटिड्स के अंदर होगी क्या, ग्रोथ, या फिर इनकी होगी मैचुरेशन। अब वो मैचुरेशन कहाँ हो रही थी, अगर तुम्हें याद हो, तो मैंने कहा था वास डेफनेस नहीं बल्कि रेटी टेस्टिस के अंदर क्या हो रही थी, मैचुरेशन। मैंने कहा था कि अगर कोई पूछे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की मैचुरेशन कहाँ हो रही है, तो तुम्हें क्या बताना था, तुम्हें बताना था कि रेटी टेस्टिस। अगर ऑप्शन में रेटी टेस्टिस ना मौजूद हो, तो तुम्हें क्या बताना था, तुम्हें बताना था एपिडिडाइमस। याद है ना। अच्छा, अब ये स्पर्मेट्रेट्स, बच्चों जगह मेरे पास कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्पर्मेट्रेट्स बदल जाएंगे किसमें, स्पर्म के अंदर। एक, दो, तीन, और ये चार। यानी कि एक स्पर्मेटोगोनियम से आगे जाके चार स्पर्म बन रहे हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट सुनो, एक और कॉन्सेप्ट सुनो, बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि स्पर्मेटोगोनियम 100% है, अगर ये 100% है, तो आगे देखो, माइटोसिस, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, अभी भी ये एक ही है, अभी भी ये क्या है, ये भी 100% ही है। ऐसा ही है ना। अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटिड से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, यानी कि 100 डिवाइड हो गया 50% में और 50% में। सही है। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बन रहे हैं, यानी कि 50% डिवाइड हो गया 25%, 25%, 25% और 25%। तो एक बात याद रखना कि एक 100% स्पर्मेटोगोनियम का एक स्पर्म 25% पार्ट है। शमसा कह रही है सर आवाज नहीं आ रही, बच्चों की आवाज आ रही है, क्या सबको आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है। अच्छा, आप सुनो, मैं स्पर्मेटोजेनेसिस को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसकी आसान सी डेफिनेशन है, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, या बोल दो द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम, से एक ही बात है। सही, सिंपल सी बात है। अब आगे सुनो, होता क्या है, मैंने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियम से, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर से एक स्पर्मेटोगोनियम या एक स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। अब इसके अंदर होगी क्या, माइटोसिस। क्या होगी इसके अंदर, माइटोसिस होगी। और ये माइटोसिस के बाद डिवाइड हो जाएगा किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। सॉरी, डिवाइड नहीं होगा, चेंज होगा। डिवाइड कहते हैं बीच से टूट जाने को, ये टूटा नहीं है, अभी अभी वही है, अभी ये एक ही चलता आ रहा है। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड हो गया किस, सॉरी, चेंज हो गया किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और इसके अंदर क्या हुई है, माइटोसिस हुई है। अब सुनो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होगी, और ये डिवाइड हो जाएगा दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अगेन मियोसिस 2 होगी, और ये डिवाइड हो जाएगा दो स्पर्मेटेट्स में। यानी कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं, तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड हो जाएंगे किसमें, चार स्पर्मेटेट्स में। अब इन चार स्पर्मेटेट्स की ग्रोथ होगी, और ये डिवाइड हो जाएंगे किसके अंदर, चार स्पर्म्स के अंदर। क्या ये प्रोसेस समझ आया। बेटा, माइटोसिस सिर्फ हो रही है स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के दरमियान। माइटोसिस सिर्फ हो रहा है किसमें, स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्म
स्पर्मेटोसाइट के दरमियान, जबकि मियोसिस 1 हो रही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के दरमियान, और मियोसिस 2 हो रही है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड के दरमियान। यस महक, सही कहा आपने। क्या टॉपिक क्लियर हुआ? कश्यप, डिपेंड करेगा। मुमकिन है कि ये क्लास 1 घंटे में ख़त्म कर दूं। टॉपिक पे डिपेंड करेगा, टॉपिक जितनी जल्दी हो जाएगा हम उतनी जल्दी क्लास ख़त्म कर देंगे। कोई ड्यूरेशन नहीं है, टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो क्या समझ आ गया? क्या ये टॉपिक समझ आ गया? कोई भी क्वेश्चन? इस टॉपिक के हवाले से कोई भी सवाल? अच्छा, आप सुनो बच्चों, आप सुनो। एक बात याद रखना, इसका भी असाइनमेंट मिलेगा। क्लास के बाद मैं अगेन 2 ग्रुप बनाऊंगा, बल्कि 3 ग्रुप बनाऊंगा। एक ग्रुप में काम करना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस पर, एक ग्रुप में काम करना होगा oogenesis पर, और एक ग्रुप में काम करना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सही है? यार ये बच्चे क्लास में अब तक आ रहे हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? क्या आप लोगों ने एसएस ले लिया था? क्या आप लोगों ने एसएस ले लिया था या नहीं? ठीक है। अच्छा, एसएस ना मुझे भेज देना, तो मैं ग्रुप पे डाल भी दूंगा। एसएस मुझे भेज दो ताकि मैं ग्रुप पे डाल भी दूँ। अच्छा, आप सुनो, अब मैं जा रहा हूँ आगे, यानी कि अब मैं बात करूंगा फीमेल की। और मैं बात करने लगा हूँ oogenesis की। मैं बात करने लगा हूँ किसकी? oogenesis की। शमसा, स्क्रीन पे मत लिखो बेटा, स्क्रीन पे मत लिखो। अच्छा, आप देखो, एक ओवरी के अंदर ना, एक ओवरी के अंदर मैंने कहा था बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। जब एक कोई छोटी बच्ची पैदा होती है तो मैंने कहा था उसकी ओवरी के अंदर 4 लाख फॉलिकल्स पहले से मौजूद होते हैं। ये बात सबको याद होगी। मैंने कहा था 4 लाख फॉलिकल्स पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन वो मैच्योर एग कितने बनते हैं? मैंने कहा सिर्फ 500 बनते हैं उसकी पूरी जिंदगी के अंदर। वो 4 लाख फॉलिकल्स कितने एग में कन्वर्ट हो सकते हैं पूरी जिंदगी में? तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 500। अच्छा, आप सुनो, जिस तरह मेल में स्पर्मेटोगोनियम था, इसी तरह फीमेल में होगा क्या? oogonia। रिलेट करना आसान हो जाएगा, मेल से रिलेट करो आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये है oogoनियम। अब याद रखना, oogoनियम के अंदर उसी तरह माइटोसिस होगी, और ये डिवाइड होगा किसके अंदर? प्राइमरी oocyte के अंदर। अच्छा, याद रखना, एक बात याद रखना, प्राइमरी oocyte के अंदर, एक मिनट को, ये देखो, पहले देख लो कि माइटोसिस कहाँ हो रही है। देख लो, यहाँ पर हो रही है माइटोसिस। अच्छा, अब देखना, अब इसके आगे जो काम हो रहा होगा ना, वो होगा मियोसिस का। इसके आगे जो भी काम होगा वो किसका होगा? वो होगा मियोसिस का। यानी कि ये डिवाइड हो रहा होगा किसके अंदर? ये डिवाइड हो रहा होगा बच्चों, ये देखो, ये डिवाइड हो रहा होगा एक सेकेंडरी oocyte के अंदर, साथ ही साथ एक पोलर बॉडी के अंदर, छोटी बॉडी के अंदर। वजह क्या है? वजह सारी ये है कि फीमेल के अंदर आगे जाके एक ही एग बनना है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक साथ 4 4 एग बन जाए। ये एबनॉर्मेलिटी है, सही है? क्योंकि एक ही एग बनाना है, इसीलिए एक ही सेकेंडरी ओ साइड बनेगा, बाकी पोलर बॉडीज बनेगी। अब सुनो, अब जब एक कोई लड़की पैदा होती है ना, तो याद रखो उसकी बॉडी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, उसकी बॉडी के अंदर जो सबसे पहला ओ साइड होगा ना, याद रखना, याद रखना, वो प्रोफेस 1 की हालत में होगा। वो प्रोफेस 1 की हालत में होगा। याद रखने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होंगे ना, वो प्राइमरी oocyte होंगे और वो प्रोफेस 1 की हालत में होंगे। ये बात गौर से सुन लो, याद रखना। मैं कह रहा हूं, जब एक लड़की प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची,
और जो पैदा हुई है, जो बहुत छोटी सी बच्ची है, उसकी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होंगे, वो याद रखना वो प्रोफेस 1 के अंदर रुके हुए होंगे। अभी उनके अंदर फर्दर मैचुरेशन नहीं हो रही, अभी वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेस 1 के अंदर स्टॉप हुए हुए हैं, रुके हुए हैं। अब आगे सुनो। अब जब वो लड़की प्यूबर्टी तक पहुंच गई, यानी कि 14 साल उसकी उम्र हो गई, अब वो आ गई प्यूबर्टी पर। अब देखो, अब इसके अंदर शुरू हो गई क्या ग्रोथ। अब ये बन गया सेकेंडरी oocyte। सही है, क्या बन गया ये बन गया बच्चों सेकेंडरी oocyte। अब देखो, ये सेकेंडरी oocyte आगे जाएगा बच्चों, ये सेकेंडरी oocyte आगे जाएगा और डिवाइड होगा किसके अंदर, एक बड़ी बॉडी के अंदर। डिवाइड होगा किसके अंदर, एक बड़ी बॉडी के अंदर। और यहाँ पर ये डिवाइड होगा किसके अंदर, दो छोटी पोलर बॉडीज के अंदर। बच्चों 1 मिनट रुको, मैं अपना नेट स्विच कर रहा हूँ, लाइट आ गई है, सिर्फ 1 मिनट दो मुझे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बच्चों की आवाज आ रही है? अच्छा, दोबारा सुनो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दें। शुरू से बता रहा हूँ, देखो। सबसे पहले मैंने कहा, सबसे पहले जिस तरह मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनियम था ना, इसी तरह प्राइमरी स्टेज फीमेल में क्या होगी, ooगोनियम। अब इस ooगोनियम की हो गई माइटोसिस, और ये तब्दील हो गया किसके अंदर, प्राइमरी ooसाइट के अंदर। जिस तरह सेम मेल के अंदर क्या हुआ था कि स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस के बाद डिवाइड हुआ था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, इसी तरह देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, माइटोसिस हो गई। अब मैंने कहा था कि जो एक जो बच्ची पैदा होगी प्यूबर्टी से पहले तक, उसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा प्रोफेस 1 के अंदर आकर। प्रोफेस 1 के अंदर आगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो यहाँ पर रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही वो लड़की प्यूबर्टी तक पहुंची, वहीं पर ही क्या होगा, वहीं पर ही उसके अंदर फर्दर मैचुरेशन शुरू हो जाएगी। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस या फिर चलो मियोसिस के बाद सिंपल डिवाइड होगा किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब याद रखो, एक बड़ी अहम बात है, सेकेंडरी oocyte रुक जाएगा किसमें, सेकेंडरी oocyte जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये रुका रहेगा किसमें, मेटाफेज 2 में। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये रुका रहेगा किसमें, मेटाफेज 2 में। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये अपनी अपनी मैचुरेशन पूरी कंप्लीट करेगा। यानी कि मैं अपनी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, तो सुनो। सुनो बच्चों, मैंने इस सेकेंडरी oocyte को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। समझो अभी ये सेकेंडरी oocyte ही है, अभी ये सेकेंडरी oocyte ही है। अगर बच्चों, अगर इसके पास यहाँ पर स्पर्म आया, तो अब ये सेकेंडरी oocyte नहीं है, तो अब ये एग बन जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों का यहाँ पर लैग करता है, बच्चे समझते हैं कि ये एग है, जबकि ये एग नहीं है। अभी ये सेकेंडरी oocyte है। अभी ये सेकेंडरी oocyte है जो मेटाफेज 2 में रुका हुआ है। अगर इसके पास स्पर्म आया अगर इसके पास स्पर्म आया और इससे मिला, तब ये बदलेगा किसके अंदर, एग के अंदर, तब ये मुकम्मल एग कहलाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये सेकेंडरी oocyte है, ओव्यूलेशन से पहले तक। अभी आगे बात करनी है किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। याद रखना, ओव्यूलेशन से पहले तक ये सेकेंडरी oocyte है, और ये रुका हुआ है मेटाफेज 2 तक। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद ये बन जाएगा पक्का पक्का एग, जो कि 2 से 3 दिन तक रुक जाएगा। अगर अच्छे स्पर्म आया, सही है, वरना ये चेंज होगा किसमें, कार्पस ल्यूटियर के अंदर, यानी कि उसके बाद कार्पस अल्बाइकन बन के डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और साथ ही साथ ये छोटी छोटी सी पोलर बॉडीज बनी है, जो कि सिंपल मेंस्ट्रुएशन के अंदर बाहर आती है, कि कोई काम नहीं है इनका। तो क्या ऊ जेनेसिस समझ आई? लारे 4 लाख फॉलिकल्स, 4 लाख फॉलिकल्स। बेटा, पोलर बॉडीज बनने का मकसद क्या है, पोलर बॉडीज बनने का मकसद है फर्दर एग बनने को रोकना। क्योंकि मैंने कहा एक फीमेल के अंदर एक ही एग बनाना है, एक फीमेल के अंदर एक ही एग बनाना है। अगर वो पोलर बॉडीज भी सेकेंडरी oocyte बन गई, तो क्या करेंगे 4 4 एग का। बच्चों क्या समझ आया वो जेनेसिस? बिल्कुल, पोलर बॉडीज भी मियोसिस से बन रही है कश्यप।
क्या ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हुआ या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? यस, बिल्कुल। oogenesis मेक्स ओनली वन एग एंड थ्री पोलर बॉडीज विच आर ऑफ नो यूज। बिल्कुल ठीक कहा। क्या समझ आया? बेटा जब एग के सारे स्पर्म मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, फिर वो क्या बनेगा? वो जायकोट बन जाएगा। वो जायकोट बन जाएगा, जायकोट के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद वो फीटस बनेगा, उसके बाद वो इन्फेंट बनेगा। अच्छा, अब एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। ओगोनियम जो था वो डिप्लॉयड था। कलर चेंज कर देता हूँ। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड था, लेकिन सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉयड है, याद रखना। और एग भी हैप्लॉयड होता है। सही है। यस, आमना जैदी। यस, ये रेयर केस नहीं है। ये समझो नॉर्मल केस है। अगर थ्री पोलर बॉडीज नहीं बन रही तो फिर ये नॉर्मल केस नहीं है। हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब चीज की है, लेकिन फिर वो नॉर्मल केस नहीं है। जैसे जैसे कि हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। किताबों में लिखा हुआ है कि वो 28 डेज का है, जबकि नॉर्मल नहीं है। 20 जरूरी नहीं है कि हर फीमेल के अंदर 28 डेज का हो। मुमकिन है किसी में 30 दिन का हो रहा है, मुमकिन है किसी में 27 डेज का हो रहा हो, लेकिन हम बात करते हैं मेजोरिटी की। यस, स्पर्म इज ऑल्सो हैप्लॉइड। नो। एग बेटा, एग डिप्लॉयड नहीं होता, जाइगोट डिप्लॉयड होता है। एग तो हैप्लॉइड होता है। प्रोफेस, मेटाफेस, रिपीट। अच्छा, बस दो बार सुन लो, इसको आसान कर लो। जब एक लड़की पैदा हो रही है, या फिर एक लड़की प्यूबर्टी से पहले तक, 14 साल की उम्र से पहले तक, उसकी ओवरीज के अंदर जो भी oogonia में जो भी फॉलिकल पाया जा रहा है, याद रखना, वो प्रोफेस वन की हालत में, वो प्रोफेस वन में रुका हुआ है। वो प्रोफेस वन में रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर वो आगे जाएगा तो फिर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। इसीलिए अभी वो प्रोफेस वन पे रुका हुआ है। क्योंकि मेल तो है नहीं, क्योंकि मेल तो है नहीं। मेल की तो सारी जिंदगी स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन फीमेल के अंदर टाइम पीरियड है ना। यही वजह है कि उसकी बॉडी के अंदर जो फॉलिकल है वो प्रोफेस वन के अंदर रुका हुआ है। अच्छा, अब सुनो। अब समझो वो लड़की 14 साल की हो गई। सही है। और वो लड़की पहुंच गई कौन सी एज पे? प्यूबर्टी की एज पे। अब आगे सुनना, गौर से सुनना। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है ओव्यूलेशन से पहले, डे 14 से पहले, उसकी बॉडी के अंदर जो ऊ साइड है ना, वो रुका हुआ है मेटाफेज टू के अंदर। वो रुका है मेटाफेज टू के अंदर। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हुई, वो बदला सिंपल एग के अंदर। अब स्पर्म आएगा, फौरन से हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, वो बन जाएगा जाइगोट। ये सीन है सारा। देखो, ट्विन फॉर्मेशन एक अलग केस है। ट्विन फॉर्मेशन की दो पॉसिबिलिटीज हैं। कभी कभार ऐसा होता है, ये एक एबनॉर्मल केस है। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों ओवरीज काम कर जाती हैं, दोनों ओवरीज काम कर जाती हैं, दो एग बन जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, स्पर्म की तो कमी नहीं है। स्पर्म तो इतने सारे हैं कि क्या बताएं। पता नहीं, मेरे ख्याल है कितने, 20 लाख, सॉरी 20 मिलियन या फिर 40 मिलियन है। स्पर्म तो बहुत सारे हैं। अब वो दो एग पे जाके अटैक कर जाएंगे, जाहिर सी बात है, फिर क्या हो जाएगा? दो जायगोट बन जाएंगे। एक पहला केस ये है। पहला केस ये है क्योंकि दो अलग अलग एग बन रहे हैं, इससे दो अलग अलग ट्विन बनेंगे। दोनों की शक्लें अलग होंगी। लेकिन एक केस ये है, एक ही एग है, एक ही स्पर्म है। आगे जाके वो बन गया जाइगोट, वो बन गया एम्ब्रियो। अब आगे जाके एम्ब्रियो जो है ना, वो बीच से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। दो एम्ब्रियो बन जाएंगे। उनके दरमियान उनकी दरमियान सेपरेशन हो जाएगी। ये होंगे कौन से ट्विन? आइडेंटिकल ट्विन्स, याद रखना। सर, ये हमारे टॉपिक में नहीं है, ऐसे ही बता दिया मैंने ताकि तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे। अब जब भी तुम लोगों को ट्विन्स नजर आए, अगर उनकी शक्लें सेम हो, तो समझ जाना ये दोनों एक ही एग्स हैं। अगर शक्लें सेम ना हो तो समझ जाना दो अलग अलग एग हैं। जी महक, पूछें। बेटा, पोलर बॉडी हैप्लॉइड है। पोलर बॉडी हैप्लॉइड है। अरे कोई फर्क नहीं है, गैमेटोजेनेसिस समझो, उसके अब्बू का नाम है। और oogenesis और spermatogenesis दो बच्चे हैं।
देखो गैमेट तो गैमेट है ना, अभी मैं बात नहीं कर रहा। अभी मैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल गैमेट की बात कर रहा हूँ। तो गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस। हाँ, अगर उसके अंदर डीप जाओगे, उसके अंदर सोचोगे कि हाँ यार मेल अलग है फीमेल अलग है, फिर मैं कहूंगा कि भाई मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस है उसका नाम होगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस है उसका नाम होगा क्या, oogenesis सिंपल। spermatids differentiate into sperm after puberty। महक अली बेटा वही हिसाब होगा, लगा लो हिसाब, क्योंकि पहले देखो तीन सात तीन पोलर बॉडीज बन रही है, एक एक बन रहा है। 25% ही रहेगा, क्योंकि एक पोलर बॉडी 25% कैरी करेगी, तीन पोलर बॉडीज है ना। तो तीन लगा लो, 75% हो गई, बचा कितने, 25%। तो एक एक भी 25% क्रोमोसोम कैरी करेगा। बेटा 20 मिलियन से लेके 40 मिलियन तक। माहीन 20 मिलियन से लेके 40 मिलियन तक। क्या गैमेटोजेनेसिस समझ आई? बेटा डैड नहीं होते, डैड नहीं होते। आप बताता हूँ क्या होता है। ये देखो स्क्रीन पे देखना अभी, मैं तुम्हारे सामने एक एग ड्रॉ कर रहा हूँ। समझो ये एक एग है, इसके अंदर फर्दर, अरे एक मिनट, इसके अंदर फर्दर लेयर्स होंगी। एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, और एक इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। देखो जो बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं ना, जो बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं वो यहाँ तक तो पहुंचेंगे। इससे मैं कह रहा हूँ क्या, कोरोना रेडिएटा, ये वो वाला कोरोना नहीं है बेटा, ये दूसरा कोरोना है। अच्छा, दूसरी लेयर को मैं कहता हूँ क्या, जोना पैल्यूसिडा। सही है। और ये क्या है, ये इसकी अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका सिंपल न्यूक्लियस है। याद रखना, जो बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं ना, वो कोरोना रेडिएटा तक पहुंचते हैं बस, लेकिन जोना पैल्यूडा, सॉरी जोना पैल्यूसिडा क्रॉस करने की इजाजत सिर्फ उसे मिलेगी जो अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। बाकी जो स्पर्म बच जाएंगे वो शामिल हो जाएंगे किसमें, कोरोना रेडिएटा में। वो इसको मजीद अच्छा कर देंगे, मजबूत कर देंगे। ऐसे याद कर लो। जी बिल्कुल, एग में 25% होता है। बच्चों क्या मैं अपने अगले टॉपिक पे जाऊं, या हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, समझ आ गया टॉपिक ये वाला? जो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करते, वो फीमेल की बॉडी के अंदर या तो वो डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फीमेल की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो उनके खिलाफ काम भी तो करेंगे। ये थोड़ी मुमकिन है कि बॉडी के अंदर कोई नए सेल्स आ रहे हैं और हमारी बॉडी के सेल्स के खिलाफ काम ना करें। बच्चों के आगे बढ़े। बेटा ट्विन में दो एग जो है बनना बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, क्योंकि मैंने कहा था एक ओवरी एक वक्त में काम करती है, दूसरी ओवरी दूसरे मंथ में काम करती है। अगर दोनों एक साथ काम कर जाए कभी, तो ट्विन हो जाएंगे। एसिडिटी का रिव्यू दे दें बेटा, क्या मतलब, समझा नहीं मैं। अरे बच्चों बता दो, आगे चला जाऊं मैं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अच्छा एक मिनट दो, मैं लैपटॉप का चार्जर लेके आ रहा हूँ, मुझे एक मिनट दे बच्चे। देखिए कि दिन की इंटर में
परसेंटेज बहुत अच्छी आई हुई थी, लेकिन उनका एमडी कट अच्छा नहीं हुआ। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि जिनका एमडी कट इतना अच्छा हो गया कि उन्होंने इंटर वालों को बीट कर दिया। और एक और मशवरा दूंगा, अगर किसी बच्चे की इंटर में कम है, तो वो या तो इंटर रिपीट करे या फिर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाए। और जाहिर है उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो वो अप्लाई करे स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि प्राइवेट वाले स्कॉलरशिप बाकायदा देते हैं। उनकी पॉलिसी होती है कि वो 1 से 2 बच्चों को स्कॉलरशिप लाजमी देते हैं, तो अप्लाई ज़रूर करना। अच्छा जी, हाँ मैम कह रही है सर आवाज़ नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज़ आ रही है, हाँ या ना में बता दो बच्चों। बिल्कुल बच्चों, ऐसा ही है, सही कह रही हैं आप। मैंने बहुत सारे बच्चे अब ऐसे भी देखे थे कि जिनकी फर्स्ट ईयर में अच्छी तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने सेकंड ईयर में इतना अच्छा कमबैक किया कि सेकंड ईयर में उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी आ गई। बाकी इन दी एंड जो जहाँ नसीब है वही इंसान ने जाना है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम लोगों के नसीब अच्छे करे, तुम लोगों का नसीब एमबीबीएस करे, बीडीएस करे, जो तुम लोगों को पसंद हो। और नसीब वहाँ वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से किसी का गुमान भी नहीं होता। बिल्कुल माहीन, पासिंग परसेंटेज 65 है। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का आखिरी टॉपिक यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब कुछ देर के लिए यहाँ वहाँ की बातें सब बंद करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आसान कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। समझना गौर से, गौर से समझना, सारे काम छोड़ दो। कुछ लिख रहे हो तो वो भी छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिखना। सारे काम छोड़ दो अभी, जो बता रहा हूँ सिर्फ वो सुनो। देखो, मेल की जो बॉडी है ना, मेल की जो बॉडी है, उसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक, जब इंसान बालिग हुआ, प्यूबर्टी के एज तक पहुंचा, वहां से लेकर उसकी मौत तक स्पर्म बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। और एक एक दिन में उसके मेरे ख्याल है कोई 200 मिलियन स्पर्म बन रहे होते हैं। तो मेल की बॉडी में स्पर्म की कमी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज मेल की। हाँ मुमकिन है कुछ बीमारी हो जो कि उसे ले जाए किसकी तरफ, इनफर्टिलिटी की तरफ, उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म ना बन रहे हो, वो अलग केस है। हम अभी फिलहाल नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, सही है। तो मेल की बॉडी के अंदर डेथ तक बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि फीमेल की एक लाइफ टाइम है, एक लाइफ स्पैन है कि जहाँ कि जिसमें एग बनेगा, पूरी उम्र नहीं बनेगा, पूरी उम्र नहीं बनेगा। प्यूबर्टी से लेकर 45 साल से 50 साल के दरमियान तक बस, ये है एवरेज एज। और याद रखना, एक ऐसी एज यानी कि प्यूबर्टी की एज के जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है, तो हम उस एज को कहते हैं मोनार्की। हम उसे क्या कहते हैं? मोनार्की। अपने पास लिख लो, यानी कि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा जी, एक ऐसी एज, अच्छा, और ये एज ना हम कह सकते हैं कि ये 14 साल, एवरेज बात कर रहा हूँ। साल ठीक किया मैंने, एयर कर ली तरह से। 14 ईयर्स में जो तकरीबन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा आप सुनो, फीमेल एक ऐसी एज तक पहुंच जाती है, फीमेल फिर एक ऐसी एज तक पहुंच जाती है कि जिसमें उसकी बॉडी के अंदर एग बनना रुक जाते हैं, और उस एज को हम कहते हैं क्या? मेनोपॉज। यानी कि स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फीमेल, अच्छा, और ये एज हम कह सकते हैं 45 से लेकर 55 के दरमियान हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, फीमेल इसी लाइफ पीरियड के अंदर, इसी टाइप पीरियड के अंदर फर्टाइल होगी, यानी कि उसके अंदर अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की ताकत होगी, सलाहियत होगी। मोनार्की से लेकर मेनोपॉज तक फीमेल फीमेल बच्चे पैदा कर सकती है, अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकती है, अपनी तादाद बढ़ा सकती है, सिर्फ इस एज तक, ना इससे पहले ना इससे बाद। अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो इसी टाइम पीरियड के अंदर होगी, इसके बाद पॉसिबल नहीं है, मेनोपॉज के बाद पॉसिबल नहीं है, मेनोपॉज से पहले पॉसिबल है, लेकिन मोनार्की से पहले पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आई? यस लिखो यहाँ तक।
क्या यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, यहाँ तक बात बच्चों को समझ आ गई। अब याद रखना एक एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। इस दुनिया में जितनी खवातीन है, मैं उस हर खवातीन की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। सही है, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मैं एवरेज बात करूँ तो ये 28 डेज पर डिपेंड करता है, 28 डेज पर मुश्तमिल होता है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई? देखो साथ साथ चलना, कोई पीछे ना रह जाए। समझ नहीं आ रही बता दो, अब अभी कह दो नो। साथ साथ चलना है इसमें। अच्छा आ गई। अब सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने दो स्टेजेस में डिवाइड किया तुम लोगों के लिए आसान करने के लिए। इसको मैंने दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला ओवेरियन साइकिल, दूसरा यूटेराइन साइकिल। वजह क्या है? देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो जगहों पर चेंजेस आ रही हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो जगहें मेन काम कर रही हैं। पहला काम हो रहा है ओवरी के अंदर, क्योंकि ओवरी के अंदर एग बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओवरी के अंदर क्या काम हो रहा है? एग बन रहा है। पहला काम कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है। दूसरा काम एंडोमेट्रियम बन रही है, एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, कहाँ हो रहा है? यूटेरस के अंदर हो रहा है। तो काम की बुनियाद पर इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा क्या? ओवेरियन साइकिल, यानी कि ओवरी के अंदर आने वाली चेंजेस। दूसरा हिस्सा क्या? यूटेराइन साइकिल, यूटेरस के अंदर आने वाली चेंजेस। इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। बच्चों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो एक दफा। बच्चों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। अच्छा अब सुनो, अगर कोई पूछे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली है क्या, माना तुम्हें सब पता है, ये फेज वो फेज वो फेज है क्या। अगर कोई तुमसे पूछे ये बताओ, ये डिट्टो बताओ, डेफिनेशन क्या बनती है क्या ये चीज, तो बता देना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है? एंडोमेट्रियम का बनना और एंडोमेट्रियम का तबाह हो जाना। मेन काम क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम बन रहा है, एंडोमेट्रियम तबाह हो रहा है, क्योंकि एंडोमेट्रियम एक ऐसी चीज है जिसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और उम्मीदें ही इंसान को तबाह कर देती हैं। सबको ये बात मालूम होगी कि जितनी इंसान उम्मीदें लगा के बैठेगा, उतनी ही उसकी ज्यादा बर्बादी होगी। तो उम्मीदें इंसान को तबाह कर देती हैं। एंडोमेट्रियम को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि अभी स्पर्म आएगा, ये हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, ये हो जाएगी इम्प्लांटेशन, बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब जब स्पर्म आ नहीं रहा, स्पर्म हो गया बेवफा, स्पर्म नहीं आ रहा, उम्मीद टूटी, उम्मीद टूटी, एंडोमेट्रियम तबाह हो गई। तो अपने पास नोट कर लो, अपने पास नहीं लिख लो। द पीरियोडिक शेडिंग, the periodic shedding and making of endometrium is called menstrual cycle. The periodic making and shedding of endometrium is called menstrual cycle. डन लिख दो फिर आगे चलूंगा। डन लिख दो फिर आगे चलूंगा। The periodic the periodic making and shedding of endometrium is called menstrual cycle। अब सही है। अच्छा अब सुनो, अगर मैं एक और जबान में बात करूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि, अभी तो मैंने कह दिया कि भाई एंडोमेट्रियम को उम्मीद बहुत ज्यादा थी, स्पर्म आएगा नहीं आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये उम्मीद है किसनी है, ये उम्मीद है किसनी है? एंडोमेट्रियम इंतजार कर रही है इम्प्लांटेशन की, कि स्पर्म आएगा तो मेरे अंदर इम्प्लांटेशन होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपरेशन है किसकी? इम्प्लांटेशन की। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ? अच्छा मैं बोर्ड को रेज कर रहा हूँ, देखना। मैं कह रहा हूँ बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपरेशन है किसकी? इम्प्लांटेशन की।
मेंस्ट्रुअल साइकिल, उम्मीद है किसकी? इम्प्लांटेशन की। अरे क्या हुआ सर? आई कांट सी द स्क्रीन। बच्चों क्या स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही? बच्चों क्या स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही? बता दो क्या स्क्रीन शो हो रही है? अरे हो तो रही है। मरियम बेटा आप रिज्वाइन कर लें। मरियम आप रिज्वाइन कर लें। अच्छा जी, मैंने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपरेशन है किसकी? इम्प्लांटेशन की। क्या यहाँ तक मेरी बात सही है? मैंने दो बातें कही। मैंने पहली बात कही कि एंडोमेट्रियम को उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि अभी स्पर्म आएगा, अभी इम्प्लांटेशन हो जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीद ने उसे बर्बाद कर दिया। स्पर्म नहीं आया। स्पर्म नहीं आया और एंडोमेट्रियम क्या हो गई? शेड हो गई। अब सुनो, अब मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल दरअसल इंतजार है किसका? इम्प्लांटेशन का। क्या ये मेरी ये बात सही है? क्या मेरी ये बात सही है? हाँ या ना लिखो बच्चों। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, समझा रहा हूँ बहुत ज्यादा दोस्ताना अंदाज में, ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। अब आगे सुनते जाओ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम लोगों के सामने स्क्रीन पर। अब गौर से सुनना, सारे काम छोड़ देना, ठीक है? ब्लैक स्क्रीन पे करेंगे ताकि थोड़ा सा सिनेमैटिक माहौल भी आ जाए। अच्छा जी, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने, गौर से देखते रहो। बच्चों चूंकि मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिपेंड कर रहा है कितने दिन पे? 28 डेज पे। अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, पहला दिन, सही है, 14वां दिन यानी 14th डे, और लास्ट डे यानी कि 28 डे। गौर से सुनना, मेरे साथ साथ चलना। मैं फिर कह रहा हूँ कोई बच्चा पीछे ना रहे, बिल्कुल साथ साथ चलना। अब देखो, चूंकि मैंने कहा था दो तरह की चेंजेस आएंगी। दो तरह की चेंजेस आएंगी। पहली चेंज आ रही थी किसमें? यूटेरस में। दूसरी चेंज आ रही थी किसमें? ओवरी के अंदर। ऐसा ही है ना? ओवरी के अंदर। अब सुनो, पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ओवरी के अंदर। अब देखो, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? फॉलिकल बनना स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। 14वें दिन पे आके ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट जाएगा और इसके अंदर से oocyte जो है वो बाहर आ जाएंगे। ऐसा ही है ना? 14वें दिन पे क्या हो रही होती है? ओव्यूलेशन हो रही होती है। ऐसा ही है ना? 14वें दिन पे क्या हो रही है? ओव्यूलेशन हो रही है। कि यहाँ तक मेरी बात समझ आई? अरे यार सर, एड मरियम, मरियम शी हैज रिज्वाइंड। अरे यार एक मिनट रुको। अच्छा, बच्चों साथ साथ लिखते रहो, यस और नो करते रहो, कि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कौन बच्चा समझ रहा है, कौन बच्चा समझ नहीं रहा। मैंने कहा देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज पर डिपेंड कर रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज पर डिपेंड कर रही है। मैंने कहा दो तरह की चेंजेस आएंगी। एक चेंज आ रही है ओवरी के अंदर, दूसरी चेंज आ रही है किसके अंदर? यूटेरस के अंदर। अब मैंने कहा ओवरी के अंदर चूंकि एक छोटा सा एग बनना स्टार्ट हुआ है, यानी कि oogonia बनना स्टार्ट हुआ है, वो आगे जाते जाते किस में कन्वर्ट होगा? फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल 14वें दिन पर आकर फट गया और इसके अंदर से oocyte बाहर आ गए। इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte यानी कि एग बाहर आ गया। याद है? याद करो, याद करो। मैंने कहा था ओव्यूलेशन से पहले तक ये सेकेंडरी oocyte प्रोफेज 2 में आके रुक जाएगा, मेटाफेज 2 में आके रुक जाएगा, सॉरी। और फिर मैंने कहा था कि ओव्यूलेशन के बाद अब ये एक एग बन गया। तो 14वें दिन पर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से एग बाहर आ गया। बच्चों यस और लो नो करते रहो। बेटा एक मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। एक मैच्योर फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte हो, उसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। जब ये फट जाता है तो उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, सॉरी, इसके अंदर से एग बाहर आ गया। ठीक है, ये काम हो गया। अब आगे सुनना। अब आगे सुनो। तुम लोगों को मालूम होगा कि पहले पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक किसी बुक में 3 दिन लिखा हुआ है, किसी बुक में 4 दिन, किसी बुक में 5 दिन। मैं चलो 5 दिन तक की बात कर लेता हूँ एवरेज। यहाँ तक क्या होता है? यहाँ तक जो एंडोमीट्रियम है उसकी शेडिंग हो रही होती है। यूटेरस की बात करूंगा, सही है? एंडोमीट्रियम की शेडिंग हो रही होती है। अब फिर, अब इस मेंसेस के बाद दूसरे फेज में जबकि ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है तो एंडोमीट्रियम दोबारा बनना स्टार्ट हो रही होती है। एंडोमीट्रियम दोबारा बनना स्टार्ट हो रही होती है, बनते 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 14वें दिन पे आके ये बिल्कुल बन जाती है। सही है? आगे जाके बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। अब याद रखना, एंडोमीट्रियम का बनना स्टार्ट हो रहा है मेंसेस के बाद, यानी कि 5वें दिन के बाद।
और ये कब तक बन रहा है? ये बन रही है 14वें दिन तक। अब 14वें दिन के बाद यूटेरस के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो इस एंडोमेट्रियम को मजीद मजबूत कर देंगे। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूंगा कि ओव्यूलेशन फेज के बाद 14वें दिन के बाद कुछ ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जो एंडोमेट्रियम को मजीद मजबूत कर देंगे। और इसी वजह से, इसी हार्मोन के रिलीज होने की वजह से मैं इसको फेस में 14वें दिन से 28 दिन तक को मैं कह रहा हूं सीक्रेटरी फेस। स्पेलिंग बाद में सही कर लेना, बात समझो मेरी अभी। क्या सब मेरे साथ चल रहे हैं? क्या सब मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? हाँ या ना में जवाब दो, क्या सब मेरे साथ चल रहे हैं? कि यहाँ तक समझ आई अब तक? कि यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ या बोलो। अच्छा, रिपीट दोबारा सुनो। देखो, सबसे पहले मैंने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज पे डिपेंड कर रहा है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, यानी पहले 14 दिन और दूसरे 14 दिन। खुदा बेटा स्क्रीन पे मत लिखो। अरे, मैंने कहा था कि इसमें डिवाइड कर रहा हूँ चेंजेस की बुनियाद पे दो फेज में। मैंने कहा पहली चेंज आएगी ओवरी के अंदर, दूसरी चेंज आएगी यूटेरस के अंदर। फिर मैंने कहा कि 14वें दिन तक बच्चों एग बनना भी स्टार्ट हुआ है। अभी इसके अंदर मियोसिस माइटोसिस यानी कि oogenesis हो रही है, और 14वें दिन पे आके ग्राफिन फॉलिकल ये फटा और इसके अंदर से एग बाहर आ गया। एग बाहर आ गया। अब तुम सबको पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है मेंसेस से, यानी कि 5 दिन तक एंडोमेट्रियम शेड होती है। अरे यार, ये किसने यहाँ पर, यार सुबह आप नहीं करो इसको इस तरह। अच्छा, आप सुनो। 5वें दिन तक या पे चलो 30 दिन तक, 3 दिन तक एंडोमेट्रियम शेड हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है। सही है, यहाँ देखो, ये ब्लीडिंग हो रही है और एंडोमेट्रियम शेड हो रही है। अब उसके बाद क्या हुआ? 5वें दिन के बाद एंडोमेट्रियम दोबारा बनना स्टार्ट हो गई, दोबारा बनना स्टार्ट हो गई। सही है। और 14वें दिन तक अभी ये सिर्फ बन रही है। 14वें दिन तक अभी ये सिर्फ बन रही है, और किसी चीज का दोबारा बनना कहलाता है प्रोलिफरेशन। यही वजह है कि इसे मैं कहूंगा प्रोलीफरेटिव, प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव फेज यानी कि एंडोमेट्रियम का वापस बनना कब तक होगा? 14वें दिन, सॉरी, 4थे दिन से लेकर 14वें दिन तक। मैं किसी किताब में 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक, ठीक है। मेंस के फौरन बाद मैं कह रहा हूँ प्रोलिफरेटिव फेज। सही है। अच्छा, अब 14वें दिन तक पहुंच गई, ओव्यूलेशन पर पहुंच गई। अब इसके अंदर से, एंडोमेट्रियम के अंदर से कुछ हार्मोन्स निकले, और जिन हार्मोन्स ने एंडोमेट्रियम को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया, एंडोमेट्रियम को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। इन्हीं हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से मैंने 14वें दिन से 28 दिन तक मैंने नाम दे दिया सीक्रेटरी फेस। अच्छा, अगर मैं ओवरी के हिसाब से बात करूं, अगर अब मैं बात करूं ओवरी के हिसाब से, तो देखो पहले दिन से लेकर सॉरी 5वें दिन तक क्या हो रही है? मेंस्ट्रुएशन हो रही है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है। इसे मैं कह रहा हूं मेंस। एंडोमेट्रियम टूट रही है। अब सुनो, 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक अभी फॉलिकल बन रहा है, एग मैच्योर हो रहा है, एग अभी बनना स्टार्ट हुआ है, फॉलिकल बनना स्टार्ट हुआ है। जब भी मैं इसे कहता हूँ फॉलिकुलर फेस, मैं इसे क्या कहता हूँ? फॉलिकुलर फेस। अब ओव्यूलेशन हो गई, एग बाहर आ गया। ओव्यूलेशन हो गई, एग बाहर आ गया। अगरचे, अगर तो स्पर्म आया, अगर तो स्पर्म आया ओव्यूलेशन के बाद बस 2 दिन है, 15वां दिन है और 16वां दिन है। अगर इस 2 दिन में स्पर्म आ गया, क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया, अगर स्पर्म नहीं आया तो याद रखना, ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल चेंज होगा किसमें? येलोइश मास में, जिसे मैं कहता हूँ क्या? कार्पस ल्यूटियम। येलोइश मास में डिवाइड होगा और आगे जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी ये है कार्पस ल्यूटियम, और डिस्ट्रॉय होने के बाद इसे मैं कहूंगा क्या? कार्पस एल्बाइकन। अच्छा, अब सुनो। स्कार्पस ल्यूटियम के बनने की वजह से, स्कार्पस ल्यूटियम के बनने की वजह से 16वें दिन से लेकर 28 दिन को मैं कहता हूं लूटियल फेस। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बन रहा है ना, इसी वजह से मैं इसे कह रहा हूँ क्या? लूटियल फेस। क्या यहां तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ आई या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। अरे, शमसा कह रही है सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, महक, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मौजूद है सेकेंडरी oocyte।
क्या यहाँ तक बात समझ आई, हाँ या ना बताओ। अच्छा सुनो, दोबारा बता रहा हूँ शुरू से। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज, डिवाइड किया मैंने दो फेज के अंदर, यानी कि मैंने इसको 14 और 14 दिन के अंदर डिवाइड कर दिया। अब गौर से सुनना, मैंने कहा दो जगहों पर चेंजेस आ रही हैं। पहली चेंज आ रही है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। दूसरी आ रही है यूटेरस के अंदर। ओवरी के अंदर देखो, ओवरी के अंदर देखो, एग बनना स्टार्ट हो रहा है। 14वें दिन तक एग बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाएगा। इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आने की वजह से मैं इसे कह रहा हूँ क्या, मैं इसे कह रहा हूँ ओव्यूलेशन, और अब एग जो है वो बाहर आ चुका है। अब सुनो, अब हम जानते हैं पहले 3 या 4 दिन तक क्या होती है, एंडोमेट्रियम शेड होती है। यानी कि एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, मैंने से कह दिया मेंसिस। अब सुनो, अब इस पांचवें दिन के बाद एंडोमेट्रियम दोबारा बनना स्टार्ट होती है 14वें दिन तक। अभी ये सिर्फ अपने आप को बना रही है, अभी ये सिर्फ अपने आप को बना रही है। अब जब बन गई, इस एंडोमीट्रियम के बनने को मैं कह रहा हूँ प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि किसी चीज का खत्म हो जाना और खत्म होने के बाद दोबारा बनना कहलाता है प्रोलिफरेशन। तो 14वें दिन तक इसे मैंने कह दिया क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। अब सुनो गौर से, अब चूंकि इसी दरमियान फॉलिकल भी बन रहा है, तो ओवरी के हिसाब से मैं इस फेज को कह रहा हूँ फॉलिकुलर फेज, क्योंकि ओवरी के अंदर अभी फॉलिकल बन रहा है, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्या, फॉलिकुलर फेज। अब सुनो, 24 दिन पे क्या होगी, ओव्यूलेशन। अब यहाँ रुक जाओ, अगर स्पर्म आ गया, अगर स्पर्म आ गया तो ये सब कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो ये एग या फिर ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ये एक खत्म बॉडी है, एक बेकार बॉडी है जिसका कोई काम नहीं है, जो आगे जाके ब्लीडिंग के साथ बाहर आने वाली है। ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ये देखो, ये कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम है आगे जाके, और इसी कार्पस ल्यूटियम के बनने की वजह से मैं इस फेज को कह रहा हूँ ल्यूटियल फेज, ओवरी के लिहाज से। लेकिन यूटेरस के लिहाज से, चूंकि यूटेरस के अंदर सिक्रीशन हो रही है कुछ हार्मोन्स की, जो कि इसको मजीद अच्छा कर रहे हैं, मजीद मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस फेज को कह रहा हूँ क्या, सिक्रेटरी फेज। अब देखो, ये कार्पस ल्यूटियम आगे जाता जाता बहुत ही स्मॉल येलोइश बॉडी बन जाएगा, जिसे मैंने कह दिया कार्पस अल्बाइकन। और ये कार्पस अल्बाइकन फिर यहाँ पर मेंसेस के साथ जो है बाहर आ जाएगा ब्लीडिंग के साथ। अगर कोई पूछे कि एवरेज ब्लीडिंग कितनी होती है, अगर कोई पूछे कि एवरेज ब्लीडिंग कितनी होती है, तो याद रखना 3 से 5 ml एवरेज ब्लीडिंग होती है। और अगर कोई पूछे कि बर्थ के अंदर बच्चे के पैदा होने में कितनी ब्लीडिंग होती है, तो बता देना 350 सेंटीमीटर क्यूब ये होती है ब्लीडिंग। क्या मेरी बात समझ आई। देखो, फॉलिकुलर फेज को मिक्स ना करो, मैं 2 साइकिल पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को आसान करने के लिए। वो सीन तुम लोगों को पता होगा, पहला फेज क्या होता है, पहला फेज होता है मेंसेस, जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन हो रही है। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल बन रहा है। तीसरा होता है क्या, ओवुलेशन, ओवुलेट हो रहा है, एग बाहर आ रहा है। चौथा होता है क्या, कार्पस ल्यूटियम फेज। लेकिन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ 2 फेज। मैंने कहा देखो, पहले पहले क्या हो रहा है, पहले जो है वो एंडोमीट्रियम बन रही है, जिसे मैं कह रहा हूँ प्रोलिफरेशन। अपने एंडोमीट्रियम के अंदर से कुछ हार्मोन्स निकल रहे हैं, उसको मजीद मजबूत करने के लिए उसे मैं कह रहा हूँ क्या, सीक्रेटरी फेज। क्योंकि ये दो बातें भी पीएमसी पूछती है। नहीं देखो, ईमान, ये दोनों है मेंस्ट्रुअल साइकिल ही, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा ना अलग कर दिया ताकि तुम लोगों को समझ ज्यादा आ जाए। एक मैंने कह दिया ओवेरियन साइकिल, यानी कि ओवरी के अंदर आने वाली चेंजेस, और एक मैंने कह दिया क्या, अल्लाह भला करे, क्या कहा था, हाँ, यूटेराइन साइकिल, यूटेरस में आने वाली चेंजेस बिल्कुल। मैंने कहा था ब्लीडिंग में, सॉरी, बर्थ के अंदर, एक बच्चे के पैदा होने में बर्थ के अंदर 350 सेंटीमीटर की ब्लीडिंग होती है। और इसी ब्लीडिंग में प्लेसेंटा जो होता है ना, जो प्लेसेंटा बचा हुआ होता है पीछे, वो बाहर आ जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई, हाँ या ना में जवाब दो। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा आसान हुआ, नहीं हुआ, ये अभी भी मुश्किल लग रहा है। देखो महक, लिमिट जो है ना वो बुक्स में अलग अलग है, कोई कह रहा है मेंस्ट्रुएशन 3 दिन की, कोई कह रहा है 4 दिन की है। तो मेरा मशवरा तो ये है कि जो है ना, क्या कहते हैं, जो लिमिट्स है ना, ये तुम याद कर लेना बुक से। मैंने लिमिट की बात ही नहीं की, मैंने डेज की बात ही नहीं की।
कश्यप, मैं बता रहा हूँ। मेंस्ट्रुएशन के अंदर यानी कि पहले 4 दिन के अंदर मेंसेस के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो होती है 3 से 5 ml, 3 to 5 ml। लेकिन बर्थ के अंदर जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, बाहर आ रहा होता है, उसकी ब्लीडिंग होती है 350 सेंटीमीटर क्यूब। बुक की लाइंस है, बता रहा हूँ ताकि तुम लोग के लिए आसानी हो जाए। क्या ये साइकिल समझ आ गया? ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है, इसके अंदर तो मेरे पास पेन होता है ना, और कलर्स अच्छे होते हैं, तो ये टॉपिक, मुश्किल टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये चीज़ तुम लोगों को क्लास में इतनी आसान समझ नहीं आती। नहीं नहीं, अब बस इसका मनाइल, बस एक टॉपिक रह गया, हार्मोन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस 5 मिनट की बात रह गई। देखो, कार्पस ल्यूटियम का कार्पस अल्बाइकन बन जाना, ये ल्यूटियल फेज के अंदर ही आ रहा है, ये कोई सेपरेट फेज नहीं है। हाँ, ये है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो रहा है, और जब वो मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसे मैं कह रहा हूँ क्या, कार्पस एल्बाइकन। अभी कार्पस एल्बाइकन ब्लीडिंग के साथ ही बाहर आ जाएगा, और फिर वो साइकिल रिपीट होता रहेगा। क्या ये टॉपिक समझ आ गया? सब बच्चे जवाब दें। थैंक यू शफक। सब बच्चे जवाब दें, कोई 30 बच्चे क्लास में, सब बताएं हाँ या ना। अच्छा, अब सुनो, मेरा प्लान क्या है। मेरा प्लान ये है कि तुम लोगों का कोर्स जो है ना, वो तुम लोगों के सेकेंड ईयर से पहले मैं कंप्लीट करवा दूं, ताकि हमारे पास जो फिर दिन बचे ना, उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। पीएमसी के सारे पास पेपर उड़ा देंगे हम प्रैक्टिस करके। इसका ऐसा चलो भाई, और इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज भी देना, ताकि मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। कोई एक्टिव बच्चा मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दे, रुको अभी देखता हूँ कौन एक्टिव चल रहा है क्लास में। मनाइल फातिमा, आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दें। देखो, साथ साथ लेके चलो भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह, मेरी दुआ है इंटर में परसेंटेज अच्छी आएगी। एक बार बता रहा हूँ, एक वजीफा बता रहा हूँ, हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और 11 मरतबा सूरह नशरा, अलम नशरा लका सदरक, ये पढ़ो। अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करेगा इंशाल्लाह। आगे चलूं? चलो जी, आगे चलते हैं भाई। इंटर की तो कभी टेंशन लेनी ही नहीं है। मैंने इंटर में बहुत हंसते खेलते पढ़ा था, पता है। मैंने इंटर में ऐसे पढ़ा था कि मुझे खुद बड़ा, मैंने बहुत इंजॉय किया था इंटर को। और मेरी पूरे कराची में 12th पोजीशन थी इंटर में, पूरे कराची में। बोर्ड की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। चलो जी, आगे चलते हैं, अब हारमोन्स की बात करेंगे इसकी। आखिरी टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ जाएगा। अच्छा, बताओ, मैं तुम लोगों को हारमोन्स ग्राफ बना के बताऊं, या एक आसान तरीके से बता दूं? हार्मोन ग्राफ के साथ समझने, या एक आसान ट्रिक दे दूं जिससे तुम लोगों को हार्मोन जो है ना वो रट जाए? जल्दी बताओ। चलो, आसान तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद जब तुम लोग अपने अपने नोट्स खोलोगे ना, अपने अपने सिंपल सेकंड डे के नोट्स खोल लेना, टेंशन वाली बात नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने सेकंड डे के बुक से पढ़ लेना, या अपने सेकंड डे के नोट से पढ़ लेना, ताकि तुम लोगों को कम से कम सेकंड डे में निकल जाइए, क्योंकि पेपर में आता है ये। मुझे याद है, ये पेपर में हमारे आया था। बिल्कुल महक, मैं एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ कि उसके बाद जब तुम लोग बुक में ग्राफ देखोगे ना,
तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा। क्या तुम लोगों को मालूम है कि इतने भी सारे काम हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव काम हो रहे हैं, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? उसको रेगुलेट कर रहा होता है मेरा भाई, आप सबका भाई, हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस समझो प्रिंसिपल है, स्कूल का हेड मास्टर है, और ये हुक्म दे रहा होता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस का बहुत ज्यादा रोब है किस पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने इंसान बना के रखा हुआ होता है हाइपोथैलेमस ने, रेगुलेटिंग बॉडी है। हाइपोथैलेमस ही ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई बनाओ, और उसी को रोकने का भी ऑर्डर देगा। सारा काम किसका? हाइपोथैलेमस के दिमाग के। अब आगे सुनो। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से बनेगा क्या? क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले फॉलिकल बनना शुरू हुआ है। सबसे पहले फॉलिकल बनना भी स्टार्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता फॉलिकल बन रहा है। यानी कि FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या कर रहा है? फॉलिकल को बना रहा है। ये हार्मोन क्या कर रहा है? फॉलिकल को बना रहा है। ये काम कहाँ हो रहा है? ये काम हो रहा है अभी सिंपल यूटेरस के अंदर। अब सुनो, अब इसी दौरानिए में ओवरी को भी एक स्टिमुलस देता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और कहता है ओवरी को कि भाई तुम क्या फारिग बैठी हुई हो, जरा जल्दी से बना दो ईस्ट्रोजन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी को बोलता है कि फौरन से बना दो क्या? ईस्ट्रोजन। अब सुनो, अब आहिस्ता आहिस्ता फॉलिकल बन रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी सिंपल फॉलिकल बन रहा है, और ये फॉलिकल बना कौन रहा है? FSH। अब जब ये फॉलिकल बन रहा है, इसी दौरानिए में ओवरी से क्या बन गया? ईस्ट्रोजन बन गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक सब मेरे साथ है या नहीं है? हाँ या ना बोलो। बच्चों हाँ या ना बोल दो जल्दी से। अब सुनते जाना मेरी बात। मैंने कहा हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई बनाओ FSH, क्योंकि अभी फॉलिकल बन रहा है। फॉलिकल बन रहा है यानी कि फॉलिकल को बना कौन रहा है? FSH बना रहा है। इसी दौरानिए में ओवरी से क्या बन गया? ईस्ट्रोजन बन गया। अब ओवरी बड़ी चालाक है। ओवरी ने, अरे यार ये कौन कॉल कर रहा है? जैसे ही, एक मिनट का, जैसे ही ओवरी ने बना दिया ना ईस्ट्रोजन, अब सुनो क्या होगा। ईस्ट्रोजन अलग गेम कर जाएगी। ये फौरन से देगी नेगेटिव फीडबैक किसको? FSH को। ये बोलेगी बेटा तुम ही रुक जाओ। और फौरन से देगी पॉजिटिव फीडबैक किसे? पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई तुम फौरन से बनाना शुरू करो क्या? तुम फौरन से बनाना शुरू करो LH, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यानी कि तुम फॉलिकल को कन्वर्ट कर दो किसमें? कार्पस ल्यूटियम के अंदर। गौर से सुनो, गौर से सुनो। क्या हो रहा है? फॉलिकल बन रहा है, कौन बना रहा है? FSH बना रहा है। इसी दौरान में ओवरी ने बना दिया क्या? ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन ने बनते ही दिया नेगेटिव फीडबैक किसको? FSH को, रोक दिया उसे। और पॉजिटिव फीडबैक दिया किसे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, LH को, कि भाई तुम जो है वो बनना शुरू करो और FSH को रोक दो। अब जैसे ही LH बना, LH ने बनते ही बना दिया क्या? कार्पस ल्यूटियम। याद रखना, जब तक कार्पस ल्यूटियम है ना, जब तक LH है। बल्कि मैंने उल्टा बोल दिया, जब तक LH है तब तक कार्पस ल्यूटियम है। कार्पस ल्यूटियम का बनना और बिगड़ना डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड ही करेगा LH पर। अब सुनो, ईस्ट्रोजन ने दे दिया पॉजिटिव फीडबैक किसको? LH को। LH से क्या बना दिया? कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा क्या? प्रोगेस्ट्रॉन। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा क्या? प्रोगेस्टेरॉन। अब ये प्रोगेस्टेरॉन बड़ा चालाक था। इसने क्या किया? इसने आते के साथ ही इसने आते के साथ ही, अच्छा अगर अगर सुनो, अगर यहाँ पर हो गई फर्टिलाइजेशन, अगर यहाँ पर स्पर्म हो गया, तो प्रोगेस्ट्रॉन प्रोगेस्ट्रॉन मजीद बनेगा, और वॉल को जो है वो सक करता रहेगा एंडोमेट्रियम को। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा? प्रोगेस्ट्रॉन फौरन से देगा नेगेटिव फीडबैक किसको? LH को। और फौरन से देगा नेगेटिव फीडबैक किसको? ईस्ट्रोजन को। अब जब इसने, मैंने कहा था कार्पस ल्यूटियम बनेगा भी और बिगड़ेगा भी किससे? LH से। जब इसने नेगेटिव फीडबैक दिया LH को, LH फौरन से वहां पर कम हुआ। जैसे ही LH कम हुआ, कार्पस ल्यूटियम भी कम हुआ। और कार्पस ल्यूटियम कम होते 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 क्या बन गया? मैंने कहा था ये बन जाएगा कार्पस एल बाइकन। जैसे ही कार्पस एल बाइकन बना, क्या हुआ? मेंस्ट्रुएशन हो गई, और सारा प्रोसेस फिर रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा।
ये है सीधा साधा हार्मोनल प्रोसेस किसका, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अच्छा, एक बुक में चला जाता है, एक बुक कहती है कि भाई प्रोगेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन को कम नहीं करता, ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन साथ साथ चलते हैं, एक बुक में ये बात भी मौजूद है। स्टिमुलेट कर रहा है, मानो स्टिमुलेट कर रहा है। क्या इसके हार्मोन समझ आ गए, कोई मसला इसमें? कश्यप जी आपने नो किस पे कहा है, समझ आने पे या बसले पर? अच्छा रिपीट कर दो, दोबारा सुनो, गौर से देखना आप। ये देखो, मैंने कहा सबसे पहले हाइपोथैलेमस हुक्म देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम सिगरेट करो क्या। चलो इसको मैं नमनीय कर देता हूँ ना, समझ आएगा। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने हुक्म दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई तुम बनाओ फौरन से एफएसएच। सही है, एफएसएच बना। एफएसएच ने क्या किया, फॉलिकल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल्स बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है। अब फॉलिकल के बनते बनते ही ओवरी ने क्या कर दिया, ओवरी ने फौरन से ईस्ट्रोजन को सीक्रेट कर दिया। अब ईस्ट्रोजन बड़ा चालाक था, इसने क्या किया, इसने आते के साथ ही एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देके रोक दिया। और इसने क्या किया, इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई तुम बनाओ फौरन से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पर आ गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जैसे ही एलएच आया, एलएच तो था ही भाई किसका, कार्पस ल्यूटियम का। एलएच ने आते के साथ ही बना दिया क्या, कार्पस ल्यूटियम। अब जब कार्पस ल्यूटियम बना तो कार्पस ल्यूटियम ने आते के साथ ही बना दिया क्या, प्रोगेस्टेरॉन। अब जब प्रोगेस्टेरॉन बन गया तो प्रोगेस्टेरॉन ने नेगेटिव फीडबैक दिया एलएच को, एलएच कम होता गया। अब जब एलएच कम होता गया तो जाहिर सी बात है कार्पस ल्यूटियम भी कम होता गया। कार्बस ल्यूटियम कम होते 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 बदल गया किसके अंदर, कार्पस अल्बाइगन के अंदर। और फिर इस तरह ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। क्या अब समझ आया? क्या अब समझ आया? क्या अब समझ आया? नेगेटिव फीडबैक मरियम, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक, कुछ में लिखा हुआ है पॉजिटिव फीडबैक। कुछ कह रही है कि जब प्रोगेस्टेरॉन आ गया, कुछ कह रही है कि जब प्रोगेस्टेरॉन आ गया तो ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, लेकिन कुछ कह रही है कि ये साथ साथ चलेगा। तजाद पाया जा रहा है, तजाद पाया जा रहा है। दूसरा कह रही है सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों ये ऐसे खेलों में बताएं, क्या समझ आ गया सारा साइकिल, सारा प्रोसेस? नहीं, ईस्ट्रोजन जो है वो, ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा, ईस्ट्रोजन आते आते के साथ ही पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को, यानी कि एलएच को बनने को मदद करेगा और रोक देगा किसे, एफएसएच को। अल्लाह का निज़ाम देखो किस तरह हार्मोन्स बन रहे हैं, फिर खत्म हो रहे हैं, फिर बन रहे हैं। तो बच्चों क्या ये चैप्टर रिप्रोडक्शन तुम लोगों को समझ आ गया बिल्कुल? नहीं, ऐसा नहीं है, ये काम पिट्यूटरी ग्लैंड का है महक, ये काम पिट्यूटरी ग्लैंड का है।
बच्चों मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इन मुश्किल टॉपिक्स को आप लोगों के लिए आसान करूं और दोस्ताना माहौल में ही एक बिल्कुल अलग वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। अब मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मुझे प्लीज बता दें कि जितने टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े हैं आप लोगों को समझ आ गए। मुझे ये बताएं क्या हम आगे क्लास को इसी तरह कंटिन्यू करें, ट्रिक्स देकर आसान करके, या फिर मैं बुक वाली बातें एज इट इज आपको बताऊं। बेटा ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भाई तुम एलएच बनाओ। अच्छा वैसे मेरा प्लान था कि हम इसी क्लास में इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज कर लेते, क्योंकि मेरे पास फाइल्स वगैरह सब रेडी थी। लेकिन क्योंकि टाइम इतना गुजर गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले अपना सिलेबस मुकम्मल कर लें और फिर हम आ जाएं सिंपल प्रैक्टिस पर, क्योंकि अगर अभी प्रैक्टिस करोगे तुम लोग भूल जाओगे। अभी तुम लोग अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो करो, अपने हाथ से करो। लेकिन मैं क्लास, पूरी क्लास को प्रैक्टिस करवाऊंगा इंशाल्लाह, और ऐसे ही करवाऊंगा कि तुम सब के लिए इंशाल्लाह आसानी होगी अल्लाह की मदद से। हम पीएमसी सिलेबस को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो वो हम करेंगे बिल्कुल एंड में। अभी मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग बिल्कुल सिलेबस निकाल दें फॉर। अच्छा अब एक बात और सुनो मेरी गौर से। अभी कुछ देर बाद या कल तक मैं तुम लोगों को एक लिंक दूंगा, या मैं तुम लोगों को एक ड्राइव दूंगा। उस ड्राइव लिंक में एक चैप्टर होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट। उसके 3 या 4 लेक्चर होंगे, देख के खत्म कर देना। सपोर्ट एंड मूवमेंट ज्यादातर रट्टे वाला चैप्टर है। तुम लोग सेकंड में पढ़ते आ रहे हो, बोन्स के यहाँ तुम लोग को रटने पड़ेंगे। उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन उसमें भी काफी अच्छा पढ़ाया हुआ है और ट्रिक्स वहां पर दी गई हैं। उस चैप्टर को पूरा सा देखकर आगे पास करो, ताकि फौरन से हम अगले चैप्टर पे आ जाएं। ताकि हमारा जो एम है कि जून तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें वक्त चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, हमें वक्त चाहिए रीडिंग करने के लिए, तो हमारा एम पूरा हो सके। अरे यार ईमान कह रही हैं सर क्लास में ऐड करें। बेटा खत्म हो गई क्लास बस। देखो अभी अपने हाथ पे जो है ना वो सिन बोर्ड के एमसीक्यू सॉल्व करो बस। अपनी बुक के एमसीक्यू सॉल्व करो, बुक रीडिंग करो अभी अपने हाथ पे। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे सेंड कर देना। कौन सेंड करेगा मुझे, कौन सेंड करेगा? मनाइल फातिमा, आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, जो भी करंट स्क्रीन है। या आप मुझे सेंड कर दें। और असाइनमेंट सुन लो, असाइनमेंट सुन लो। क्लास में 25 बच्चे हैं ना, तो यार एक काम करो, क्योंकि ये बहुत छोटे चैप्टर्स से, तो तुम लोग सारे ही कर लो। असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बच्चों। आपने असाइनमेंट में oogenesis, oogenesis, spermatogenesis और menstrual cycle, ये तीनों काम आपने करना है। सिन बोर्ड से आपने अभी फिलहाल सिन बोर्ड को फोकस करना है, क्योंकि आपका अपना बोर्ड क्या है, वो सिन बोर्ड है। हाँ अगर मौका मिले, अगर वक्त मिले, तो फेडरल बोर्ड को साथ टच करते रहें। लेकिन जो आपका अपना बोर्ड है फिलहाल, जिस तरफ आपका रुझान ज्यादा होना चाहिए, वो सिन बोर्ड है। ठीक है? तो आप लोगों का असाइनमेंट है, मैं आप लोगों के लिए 2 दिन दे रहा हूँ। बिल्कुल फेडरल से पढ़ें, सिंध बोर्ड से। देखिए बुक तो सारी वही है, टॉपिक सारे वही हैं। फेडरल में आपको उससे ज्यादा ही मिल जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोगों के एग्जाम नजदीक हैं सेकंड डे के, इसलिए मैं आप लोगों को बाउंड नहीं करना चाह रहा। लेकिन जो कर सकता है करे, बहुत अच्छी बात है। फेडरल बोर्ड को भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, चलना है। और यही वजह है कि मैं क्लास में अपने लेक्चर के अंदर फेडरल बोर्ड के मैक्सिमम पॉइंट्स देने की कोशिश करता हूँ। बेटा पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स, मेन पॉइंट लिखने हैं। उसको थोड़ा सा लिखिएगा अच्छा करके, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ आए। थोड़ा सा कलर उसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। पॉइंट्स बनाए पॉइंट्स, क्योंकि आपके पास ये अपने नोट्स होने चाहिए, जो आप एंड में इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि एंड में इतना वक्त नहीं दोबारा से लेक्चर देखने का। बेटा असाइनमेंट है oogenesis, spermatogenesis और menstrual cycle। असाइनमेंट है, इसके पॉइंट्स लिख के लेके आने हैं। लिख के लेके आने नहीं है, मुझे भेजने हैं कैम स्कैनर से स्कैन करके। 2 दिन का वक्त है। आज क्या दिन है? आज मेरे ख्याल है आज ट्यूसडे है, तो मुझे थर्सडे तक भेज देना, ठीक है?
और जो पुराना असाइनमेंट था वो तो मुझे बेटा कल ही भेज दो, क्योंकि उसके बाद फिर डेट खत्म, क्लास में पूछूंगा किसने किया किसने नहीं किया, सब नाम लिख के लेके आऊंगा। और एक लिंक दे दूंगा उसको, उस लिंक से सारे के सारे जो लेक्चर हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट के, वो आपके सामने आ जाएंगे और आप वो लेक्चर्स देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास को ख़त्म करते हैं। इसका एसेस मुझे सेंड कर दीजिएगा, जितने एसेस आप सबने लिए मुझे भेज दीजिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।